नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक बार मुझे बताइएगा क्या आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। क्या हमारी क्लास साथियों लाइव हो पाई है कि नहीं हो पाई है? एक बार इस बात का भी साथियों क्या कर देंगे, एक बार जानकारी दे देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ। एक बार मुझे बताइएगा क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? साथियों आवाज गूंज रही है क्या हमारी? चलिए, अभी ठीक है ना सब कुछ? तो यस का कमेंट कर दो अगर सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों फिर अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम दोस्तों पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी की क्लास नंबर कितनी रहेगी? तो दोस्तों 12 रहेगी। लगभग हमारा टारगेट है कि 20 क्लास में हम लगभग इस पॉलिटी को खत्म कर देंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आपकी दोस्तों कवर हो जाएंगी। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन सी क्लास को। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, उससे पहले आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि दोस्तों हमारी जो क्लास होती है वो जीके जीएस की कितने बजे होती है? 9 बजे, यानी कि 9 बजे सुशील यादव सर आपके सामने साथियों क्लास ले रहे होते हैं। सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 10 बजे दोस्तों साइंस की क्लास होती है और दोस्तों 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। साथ ही साथ साथियों टेलीग्राम चैनल, जिसे आप साथियों अपने फोन के अंदर दोस्तों क्या कर लेंगे, डाउनलोड करके और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम में। इसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। दूसरा दोस्तों बात करें तो हमारे कोर्स की प्राइस जो है अभी 399 रुपए है, जिसे आप जाके परचेज कर सकते हैं। एक खूबसूरत बढ़िया सा साथियों कोर्स आपको फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आप रेलवे के जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आप कंप्लीट जीके पढ़ सकते हैं दोस्तों। किसके द्वारा? आपके अपने प्यारे से गुरुजी सुशील यादव सर के द्वारा। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों आपको साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन पर जाने के बाद फिर आप बेहतरीन तरीके से दोस्तों अपने कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा दोस्तों? इसमें कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन मिलेंगे। लाइव क्लास रहेगी, 2024 के क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कैसे लेंगे दोस्तों? तो ये आपका कोर्स वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको निर्माण बैच दिख जाएगा, जाके दोस्तों इसे बाय कर लेंगे और आपके एप्लीकेशन में दोस्तों ये कोर्स चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, बढ़े आगे, बेहतरीन तरीके से चीजों को दोस्तों कवर करते हैं। और कहां तक मैंने आपको बता दिया था, एक बार जल्दी से फटाफट से दोस्तों कमेंट कर दो। एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट करो, मैंने आपको कहां तक बताया था। चलो तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पर जहां तक हम बात कर रहे थे, उपराष्ट्रपति पर जहां तक हम बात कर रहे थे, और दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई होगी, जो कि ट्रिक हमारी क्या रहने वाली थी। ट्रिक साथियों मैंने आपको बताई थी कि दोस्तों ट्रिक थी हमारी उसका निकास स्तनी। क्या बताई थी मैंने? मैंने ट्रिक बताई थी उसका निकास स्तनी, जहां पर दोस्तों आपको बताया था कि 63 अनुच्छेद में क्या है? उपराष्ट्रपति है। 64 में क्या है? सभापति है। दोस्तों सभापति होंगे किसके भी मैं आपसे बात करूंगा, राज्यसभा के सभापति होंगे उपराष्ट्रपति जी। 65 में दोस्तों उनका कार्य राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। कब? वो आपको बताऊंगा। 66 में दोस्तों निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। 67 में दोस्तों कार्यकाल है उनका। 68 में दोस्तों समय रिक्ति के बारे में बताया गया। 69 में दोस्तों शपथ और 70 में दोस्तों इनके निर्वहन के बारे में बताया गया। दोस्तों अब एक आर्टिकल हम यहां से कहें तो 62 आर्टिकल आता है। दरअसल 62 उतना इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति जी के पद खाली होने पर साथियों उनके पद को भरने या चुनाव करवाने या उनकी रिक्ति के समय साथियों जो प्रावधान किए गए वो आपके 62 अनुच्छेद में मिल जाते हैं। तो राष्ट्रपति के साथियों पद को भरने या उनके रिक्त होने के समय साथियों प्रावधान दोस्तों आपके अनुच्छेद 62 में देखने के लिए मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 63 से। साथियों मैंने आपसे थोड़ी बहुत बात कर ली थी, लेकिन शुरू से ही एक बार कवर करेंगे। आओ देखो दोस्तों, सिंपल बात है कि जब हम भारत के संविधान का भाग 5 पढ़ते हैं, कौन सा? भारत के संविधान का जब हम भाग 5 पढ़ते हैं तो उसमें दोस्तों आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जी के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्रपति जी के बारे में जानकारी किस भाग में मिलती है? दोस्तों भाग 5 में ही राष्ट्रपति जी के बारे में जानकारी आपको मिलती है। दूसरा दोस्तों बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो ये पद है उपराष्ट्रपति जी का, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो दोस्तों ये हमने अमेरिका के संविधान से इस प्रावधान को लेने का काम किया है। 63 आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया होगा दोस्तों, 52 आर्टिकल, तो 52 में क्या था? हमने प्रेसिडेंट जी के बारे में यानी कि राष्ट्रपति जी के बारे में जाना था। इनका पद जो है राष्ट्रपति जी का
वो 52 में है। मैंने आपको याद भी कराया होगा कि दोस्तों अगर 5 में 1 और ऐड कर दोगे तो 6 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि 52 में अगर राष्ट्रपति है तो 1 ऐड कर दो तो दोस्तों 63 में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। इनके पद का उल्लेख जो किया गया है वो आपका 63 के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 63 में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब इस बात को समझना बहुत आवश्यक है और ये पॉइंट भी साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा इसको एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों देखो सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि दोस्तों जो हमारा पार्लियामेंट है, बताना एक बार किस आर्टिकल में है संसद का प्रावधान। संसद का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, एक बार जल्दी से बताओ। फिर मैंने आपसे कहा होगा कि दोस्तों इसके यहां पर कितने पार्ट हैं, तो दोस्तों कहेंगे कि राष्ट्रपति के बिना आपका संसद पूरा नहीं है। अगर राष्ट्रपति हैं तभी आपका पार्लियामेंट दोस्तों कंप्लीट है। राष्ट्रपति जी के अलावा दोस्तों इसके 2 हाउस भी होते हैं। एक हाउस का नाम क्या है, एक हाउस का नाम है दोस्तों आपका राज्यसभा। क्या कहते हैं इसको, आप राज्यसभा कहते हैं। और दोस्तों दूसरे हाउस का क्या नाम है, तो दूसरे हाउस का नाम है आपका लोकसभा। क्या कहते हो, दूसरे हाउस का नाम है दोस्तों लोकसभा। दोस्तों सिंपल भाषा में एक बात समझने की कोशिश करो कि ये लोकसभा राज्यसभा क्या है। दोस्तों दरअसल लोकसभा राज्यसभा संसद के क्या है दोस्तों, 2 सदन हैं। इनके अंदर लोग ही तो बैठते हैं। इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, कानून ही तो बनता है। जो भी देश के अंदर कानून बनेगा वो संसद ही तो बनाएगी। अब संसद साथियों, संसद क्या है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा राज्यसभा और संसद। भाई संसद कोई रोबोट थोड़ी है, संसद कोई आदमी का नाम थोड़ी है जो कानून बना देगा। भाई आदमी कहां बैठते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा एक हाउस हो गया, उस हाउस के अंदर आके लोग बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं जो कानून बनाएंगे। सेम लोकसभा में, तो लोकसभा में भी साथियों लोग बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं जो कानून बनाएंगे। और कानून कैसे बनेगा ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि जब कोई विधेयक दोस्तों एक सदन से पास होकर दूसरे सदन से पास होकर राष्ट्रपति जी के पास जाए और वो हस्ताक्षर कर दें तो वो विधेयक साथियों बिल क्या बन जाएगा, देश के अंदर कानून बन जाएगा। बोले सर ठीक है। दोस्तों अब जब हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे तो तब दोस्तों मैं आपको लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं या राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप दोस्तों यहां पर क्या कहोगे? दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है कि जो आप ये वाली राज्यसभा देख रहे हो ना, क्या कहा मैंने, कहा कि दोस्तों ये वाली आप जो राज्यसभा देख रहे हो ना, इस राज्यसभा के जो सभापति होंगे जानते हो कौन होंगे? राज्यसभा के कौन दोस्तों, सभापति अध्यक्ष आप कह सकते हैं। तो दोस्तों सभापति कौन होंगे? दोस्तों एक सिंपल सी बात समझो कि यहां क्या है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही साथियों यहां पर गंगाधर है। यानी कि इसके सभापति हमेशा दोस्तों आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति होंगे। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह हुआ कि दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष, मतलब उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों राज्यसभा के। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा एक पद है, ठीक है, मतलब सॉरी उपराष्ट्रपति क्या है दोस्तों, एक पद है। इस उपराष्ट्रपति की गद्दी पर आकर जो भी व्यक्ति बैठा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। आज मान लो ए नाम का व्यक्ति बैठा है तो ए नाम का व्यक्ति राज्यसभा का सभापति है। बी नाम का व्यक्ति उपराष्ट्रपति की गद्दी पर आके बैठा तो बी नाम का व्यक्ति राज्यसभा का सभापति है। यानी जो भी सबसे उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा वह व्यक्ति ऑटोमेटिक ही दोस्तों राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। अगर हम चेंज कर दें तो चेंज कर दो, जैसे दूसरा आके बैठेगा वो होगा इसका राज्यसभा का सभापति। बात समझ में आ गई? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और दोस्तों इस बात पर आप स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लेकिन घुमा के पूछा जाएगा, ऐसे सिंपल वे में नहीं पूछेगा जैसे मैंने आपको बताया। कैसे पूछेगा उस पर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा कि दोस्तों भारत के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के जो भी दोस्तों उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। किसी भी व्यक्ति को बैठा दो राज्यसभा का दोस्तों यहां पर वो क्या हो जाएगा, आपका सभापति हो जाएगा। बोले सर अच्छी बात बताई आपने, बेहतरीन बात बताई, क्वेश्चन भी बनेंगे यहां से, सुनो ध्यान से। दोस्तों अनुच्छेद 65 जब हम पढ़ते हैं, आर्टिकल जब हम 65 पढ़ते हैं
तो आप 65 में ये पाते हो कि दोस्तों उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब वो प्रेजेंट नहीं है तो उपराष्ट्रपति दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। यानी कि हमारे देश के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है ना वो एक ऐसा पद है कि दोस्तों उस पर कोई व्यक्ति अगर आसीन ना हो ना तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे देश का उत्तराधिकारी ही कौन है, मतलब कह सकते हैं ऐसा, यानी कि हमारा देश उत्तराधिकारियों से चलता नहीं। ऐसे समझो कि प्रथम नागरिक है वो देश का एक तरह से राजा बोल सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि राजा है ना, तो राजा है। अब जब राजा ही नहीं होगा किसी साम्राज्य का तो दोस्तों कोई भी उस पर अटैक कर सकता है, कोई भी उस पर अधिकार कर सकता है। प्राचीन काल में हम ऐसे ही पढ़ते थे ना, या फिर आपने हिस्ट्री के अंदर ऐसे ही पढ़ा होगा ना। तो हमने क्या प्रावधान किया कि भाई जो हमारी सबसे उच्च कुर्सी है, जो हमारा सर्वोच्च व्यक्ति है, जो प्रथम नागरिक है ना देश का, उसका पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। कौन बच्चा है साथियों जो उर्दू लिख रहा है? बेटा मुझे उर्दू नहीं आती है, क्षमा चाहता हूं, आप हिंदी लिखें या फिर इंग्लिश में लिख दें, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई जो राष्ट्रपति का पद है वो सर्वोच्च नागरिक है देश का, उस सीट को हम कभी खाली नहीं करना चाहते। तो सर अगर उपराष्ट्रपति मान लो दोस्तों बाहर चले जाते हैं या आकस्मिक रूप से डेथ हो जाती है या दोस्तों मान लो कि नहीं रह पाते, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, वो सीधे साथियों क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग जाएंगे। तो यही बात लिखी है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। यह बात आपके दोस्तों अनुच्छेद 65 के अंदर दी गई है। अब क्या समय सीमा होगी? सर कितने समय तक राष्ट्रपति की सीट खाली रह सकती है या कितने समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं? एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर एक छोटी सी बात तो बताओ, मैंने कहा क्या कि सर एक बात बताओ कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए तो उनका पेमेंट सैलरी क्या होगी? ये दोनों बातें आपके दिमाग में उठनी चाहिए। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि दोस्तों जब भी आपके राष्ट्रपति जी का पद खाली होगा तो दोस्तों कार्य कौन संभालेंगे? दोस्तों कार्य संभालने के लिए आगे आ जाएंगे आपके उपराष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही इस कार्य को संभाल सकते हैं। मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर मात्र 6 महीने तक काम कर सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा साथियों समय जा रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको चुनाव करा के किसी दूसरे व्यक्ति को साथियों राष्ट्रपति बनाना होगा। अब कंडीशन क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति थे साथियों, अब जैसे ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उनकी सैलरी, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी सुविधा, उनके साथियों सभी चीजें जो होंगी ना वो राष्ट्रपति ही वाली हो जाएंगी। यानी कि दोस्तों जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति था या जैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू करेंगे ना तो इनको दोस्तों राष्ट्रपति के ही शक्ति इनके पास होंगी, वेतन भी राष्ट्रपति वाला मिलेगा और विशेष अधिकार भी सारे के सारे राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे। यानी कि अगर आज मैं उपराष्ट्रपति हूं और किसी कंडीशन में दोस्तों मुझे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ रहा है तो फिर मैं पूरी 5 लाख तनख्वाह लूंगा। बात समझ में आई? अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनता है तो उसका वेतन दोस्तों राष्ट्रपति ही वाला उसे दिया जाएगा, क्योंकि काम किसका कर रहा है दोस्तों? काम राष्ट्रपति ही वाला कर रहा है, इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति का ही वेतन देना उनको अनिवार्य होगा। दोस्तों अब हम अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 66 यानी कि 66 की, दोस्तों इसमें उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? हम कहें कि अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? दोस्तों देखो ये क्वालिफिकेशन तो आपको सभी के पास मिलेगी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है हम किसी साथियों अफगानिस्तान के व्यक्ति को लाके उपराष्ट्रपति बना देंगे, नहीं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि उसकी साथियों जो उम्र हो न्यूनतम वो 35 वर्ष यहां पर आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। तो हमने देखा कि चाहे राष्ट्रपति की बात करें चाहे उपराष्ट्रपति की बात करें, उम्र के बारे में दोस्तों 35 वर्ष की आयु यह पूरी कर लेना चाहिए। दोस्तों ये व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ध्यान से सुनना, ये व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं लिखा हुआ,
लिखा हुआ ये है कि ये व्यक्ति राज्यसभा में सदस्य बनने के लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा कि ये व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के दोस्तों ये व्यक्ति योग्य होना चाहिए। दोस्तों निर्वाचन के समय ये किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और दोस्तों 15,000 रुपए इसके लिए जमानत राशि देनी पड़ेगी। सर हम तो जानते हैं हमारे पापा के पास ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन है, सारी की सारी योग्यता दोस्तों हमारे पापा के पास है, तो दोस्तों क्या हमारे पापा जो हैं सर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? अगर दोस्तों यही योग्यता हम रखते तो ना जाने कितने लोग फाइट में आ जाते। किस मामले में दोस्तों? उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि दोस्तों इनके लिए 20 तो प्रस्तावक चाहिए और 20 ही अनुमोदक चाहिए। जैसे हमने राष्ट्रपति के संबंध में क्या पढ़ा था कि दोस्तों 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 ही दोस्तों प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब 50 लोग लिखित में समर्थन कर दें कि हम इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और 50 लोग दोस्तों लिखित में दें और 50 दोस्तों हाथ खड़ा करके समर्थन दे दें। हमने कहा राष्ट्रपति के मामले में ऐसा था, जहां राष्ट्रपति के लिए दोस्तों अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या 50-50 हुआ करती थी, वहां दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए यही संख्या प्रस्तावक और अनुमोदक के मामले में दोस्तों 20-20 रहती है। बात समझ में आई? अगर किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो उसे ये योग्यता तो चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ साथियों उसको प्रस्तावक और अनुमोदक भी होने चाहिए। अब प्रस्तावक और अनुमोदक कहां से होंगे? तो दोस्तों जो निर्वाचक मंडल है ना उपराष्ट्रपति जी का, उसमें से ही दोस्तों ये आपके होने चाहिए। साथियों साथ के साथ मैंने अगली स्लाइड पर ये सेम चीज दोस्तों इंग्लिश में भी रखी है, क्योंकि एक स्लाइड पर दोस्तों ये हिंदी में और इंग्लिश में आ नहीं पा रहा था। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर दोस्तों 66 अनुच्छेद में क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन और योग्यता के बारे में बताया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि सर ये बताओ कि उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन में वोट कौन कौन डालेगा? पहले आप मुझे ये बताओ, क्या दोस्तों आपके द्वारा कभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला गया है? एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एक डायरेक्ट यानी कि एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है दोस्तों, यानी प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें जनता वोट डाल रही होती है। तो क्या आपने दोस्तों वोट डाला है कभी उपराष्ट्रपति जी के लिए? बोले सर नहीं। तो दोस्तों आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचक मंडल में आप ध्यान रखेंगे कि दोस्तों इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा दोस्तों इनका निर्वाचन किया जाता है। तो दो बातें पता चली कि एक तो सर जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए अपनाई गई थी वही प्रक्रिया दोस्तों यहां पर उपराष्ट्रपति जी के लिए भी अपनाई गई है चुनाव की, पहला। दूसरा दोस्तों हमें यहां पता चला कि दोस्तों किसके? संसद के सदस्य वोट डालेंगे। अब तुम संसद में थोड़ी बैठते हो, नहीं बैठते ना, नहीं बैठते तो आप दोस्तों उपराष्ट्रपति जी के लिए वोट नहीं दे सकते। अब दोस्तों खास बात क्या है, मुख्य बात क्या है इसके अंदर दोस्तों एक सही बात यह है कि सर संसद में कौन कौन होते हैं। तो मैं आपको कितनी बार बता के आया हूं कि बेटा संसद में आपके 2 सदन होते हैं, ध्यान रखना। अब ये मत कहना सर राष्ट्रपति भी वोट डालेंगे क्या इसके लिए? तो यहां क्या लिखा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राष्ट्रपति सदन में थोड़ी आते हैं। तो दोस्तों संसद के दोनों सदन, एक दोस्तों आपका राज्यसभा और दोस्तों एक आपका लोकसभा। तो ध्यान रखना साथियों उपराष्ट्रपति जी के लिए लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य वोट डालने का काम करते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बात आ सकती है। क्या क्या बात आ सकती है? सर पहली बात तो ये आ सकती है कि जब आपने राष्ट्रपति जी के चुनाव के बारे में बताया था तो आपने कहा था कि सर राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति जी के लिए वोट डालते हैं। लेकिन यहां पर भी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति जी के लिए वोट डालते थे। बात समझ गए ना? बोले सर समझ गए। पहला यहां अंतर क्या है कि पहली बात तो यह है कि यहां पर विधान सभा के सदस्य उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग नहीं लेते।
क्लियर हुई एक बात? बोले सर बिल्कुल हुई। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों इसमें जो मत डालेंगे ना वो आपके, एक तो दोस्तों आपके राज्यसभा के सदस्य डालेंगे और एक दोस्तों आपके लोकसभा के सदस्य डालेंगे। तो सर ये बताओ यहां निर्वाचित वाला फंडा है कुछ या नहीं है? तो ध्यान रखना यह निर्वाचित से कोई मतलब नहीं है, यहां राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति जी के लिए दोस्तों वोट डालने का काम करते हैं। इसका मतलब कि यहां निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों ही उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में दोस्तों भाग लेने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ दोस्तों। उपराष्ट्रपति देखो अगर आप कंपेयर करके चीजों को पढ़ोगे ना तो दोनों चीजों को आप थोड़ा तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो आपको चीजें याद अच्छे से हो जाएंगी और कंफ्यूज कभी नहीं रहोगे। मैंने आपसे कहा था कि यहां अंतर क्या है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी के चुनाव में। पहली बात तो कि राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पहला अंतर। दूसरा, राष्ट्रपति जी के चुनाव में दोस्तों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं। बात समझ में आ गई? कितनी सिंपल सी तो बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही ध्यान रखना कि दोस्तों राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के भी सभी सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में दोस्तों यहां भाग लेने का काम करते हैं। इसलिए हमने यहां पर लिखा है दोस्तों सभी सदस्य। क्या लिखा है? सभी सदस्य। जबकि राष्ट्रपति में क्या लिखते हैं हम? निर्वाचित सदस्य। बोले सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बताओ, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अनुच्छेद 67 में दोस्तों व्यवस्था की गई है कि जो उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल होगा ना वो दोस्तों यहां पर 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति बनेंगे दोस्तों। यानी कि जो उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 67 है उसमें इनके कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया को बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति कितने कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बनते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 5 साल की अवधि के लिए अपने पद को धारण करते हैं। बोले अच्छा, मतलब सर इनको हटाने की भी प्रक्रिया दी गई है? तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर उपराष्ट्रपति जी को हटाया भी जा सकता है। अब यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये कि सर हटाया कैसे जाएगा? हटाया कैसे जाएगा? तो ध्यान से सुनो दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों आप ये बताओ कि मैंने आपसे जब राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया में आपको बता रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा था? आप क्वेश्चन बताओ कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों विधेयक किस सदन में लाया जाएगा? बस इस बात का जवाब दो मुझे। उपराष्ट्रपति नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो आप किस सदन से शुरुआत करेंगे? लोकसभा से या राज्यसभा से? बोलो जल्दी से फटाफट से। बेटा वही बताने वाला हूं विजय, पहले राष्ट्रपति को एक बार मैं पीछे का बता दूं, मैं आपको याद भी है फिर नहीं याद। नहीं, बिल किस सदन में लेके आया जाएगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है राज्यसभा में, दूसरा कह रहा है लोकसभा में, एक कह रहा महाभियोग, एक कह रहा महाभियोग। हाँ मतलब खिचड़ी पकी हुई है ना दिमाग में। मैंने आपसे क्या कहा था कि दोस्तों अगर राष्ट्रपति को आप हटाने जा रहे हैं तो चाहे आप बिल इस सदन में लेके आओ चाहे आप इस सदन में लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सदनों में आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए विधेयक लेके आ सकते हैं। लेकिन जिस सदन में भी लेके आएंगे उसके 1/4 सदस्य लेके आएंगे, जिस सदन में भी लेके आएंगे, और इस सदन से अब वो साथियों 2/3 से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन से भी अगर 2/3 से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाएगी। और कुछ क्या लिख रहे हैं? लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। अरे बेवकूफो, कल ही या परसों ही बताया था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप किसी भी सदन से प्रक्रिया को शुरू कर सकते हो, राज्यसभा से चाहे लोकसभा से, ठीक है। हाँ लेकिन दोस्तों अगर आप उपराष्ट्रपति जी को हटाना चाहते हो, अगर आप उपराष्ट्रपति जी को हटाना चाहते हो तो अब किस सदन से प्रक्रिया शुरू होगी? अब किस सदन से प्रक्रिया शुरू होगी? अब बताओ। चलो उपराष्ट्रपति तो मैंने मान लिया, मतलब राष्ट्रपति तो मैंने मान लिया कि सर किसी भी सदन में लेके आ जाओ, आप 1/4 सदस्य लेके आने चाहिए और 214 दिन पहले राष्ट्रपति जी को बता भी देंगे और आप जिस सदन में आएगा उसके 2/3 से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन भी अगर 2/3 से पास कर देता है तो दोस्तों राष्ट्रपति जी पर महाभियोग प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाएगी। निशा करिए भूल गए थे सर, तो भूलने का ही तो सारा खेल है।
भूल तो हम भी बचपन में गए थे कि हमारे साथ पढ़ती थी वो, बड़े होके पता चला कि कॉलेज में भी साथ नहीं गई, फिर और बड़े हुए तो पता चला कि कुछ भी ऐसा नहीं था, हम तो बहम पाड़ते थे बचपन में, तो हम भी तो भूल गए थे ना। भूल में तो बेटा सब कुछ है, इस भूल को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश किया करो, है ना। भूल में लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, भूल में लोग शेरवानी का कलर भी सोच जाते हैं कि भाई देखा और बस सोच लेते हैं बारात में ये वाली पहन के घोड़ी पे बैठूंगा, पता चला भूल थी उधर से कुछ है ही नहीं। समझ गए बात को, भूला मत करो। अब दोस्तों जैसे ही बात तो उपराष्ट्रपति की आती है तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा, सर राष्ट्रपति के अगर विधेयक को किसी भी सदन में लेके आ रहे हैं ना, तो यहां उपराष्ट्रपति के भी किसी सदन में लेके आ जाओ। दोस्तों वहां बात राष्ट्रपति की थी और यहां बात उपराष्ट्रपति की है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए विधेयक उसी सदन में लेकर आएगा जिसके वो सभापति हैं। अपना ही अपने को मारता है। जिस सदन के वो सभापति हैं ना, बिल उसी सदन में सबसे पहले आएगा, राज्यसभा में। और दोस्तों उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता भी दिया जाएगा कि हम प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों यहां 2/3 से पास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सामान्य बहुमत से पास करके इस बिल को लोकसभा में भेज भी देते हो और मात्र लोकसभा इस बिल पर अपनी सहमति भी दे देना, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद को खाली कर दिया जाएगा। देखो दो बातें हुई यहां पर। पहली बात तो कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया हमेशा उसी सदन से शुरू होगी जिस सदन के वो अध्यक्ष हैं। मैंने कहा अपना ही अपने को मारता है, तो उपराष्ट्रपति किस सदन के अध्यक्ष हैं? राज्यसभा। प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। आप उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कभी भी लोकसभा में दोस्तों विधेयक नहीं लेके आ सकते। शुरू कहां से होगी? राज्यसभा से। राज्यसभा में दोस्तों जब ये विधेयक आएगा तो सामान्य बहुमत से इसे पास करके अगर लोकसभा में भेज दिया जाए तो लोकसभा क्या करेगी भाई? इसमें लोकसभा करेगी तुम्हारा ही आदमी और तुम ही जब इसके विरोध में जा रहे हो तो हम क्या करें? तो मात्र इसमें सहमति जताएगी लोकसभा कि ठीक है भाई हम सहमत हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जी के पद को यहां पर खाली कर दिया जाएगा, यहां पर खाली कर दिया जाएगा। तो 2/3 वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगता। सामान्य बहुमत से सत्य पास हो जाना चाहिए राज्यसभा से, और लोकसभा मात्र और मात्र सहमति अगर दे देगी तो दोस्तों राष्ट्रपति जी के पद को यहां उपराष्ट्रपति जी के पद को खाली करना पड़ेगा। देखो दोस्तों आप देखेंगे कि हटाने की प्रक्रिया क्या है, जो मैंने आपको समझाई है वो सुनो एक बार। दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर आएगा? दोस्तों राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यही बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है, जिस पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब 1/4 सदस्य इसको लेके आएंगे। लेके आने वाले कितने? 1/4 सदस्य। मान लो आ गया। अब उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले दोस्तों सूचना भी देनी पड़ेगी कि हम ऐसी प्रक्रिया बिठाने वाले हैं तुम्हारे लिए। और राज्यसभा अगर अपने दोस्तों तात्कालीन सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा सहमत हो तो उपराष्ट्रपति उसके पद से हटाए जा सकते हैं। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? दोस्तों देखो 1/4 ऐसे नहीं कि एक राज्यसभा का सदस्य कोई ले आया फिर उपराष्ट्रपति को हटाते हैं, नहीं साथियों 1/4 सदस्य लेके आएंगे विधेयक को। कहां पर? राज्यसभा में। और राज्यसभा से ये दोस्तों आपका सामान्य बहुमत से क्या होगा? ये दोस्तों आपका सामान्य बहुमत से दोस्तों यानी तात्कालीन सदस्य संख्या से सत्व प्रस्ताव पारित हो जाता है और बाद में दोस्तों लोकसभा मात्र अपनी सहमति दे देती है। क्योंकि लोकसभा क्या कहेगी? भाई तुम्हारा ही आदमी, तुम्हारे लोग तुम्हें हटाना चाहते हैं तो हम क्या करें इसमें? हम तो सहमत है। सहमत और ना सहमत दो ही चीज दे सकती है। तो लोकसभा की जैसे ही सहमति देगी दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होंगे अपने पद को दोस्तों खाली कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से स्पीड से। हाँ भाई इतनी बात समझ में आई मेरे भोले भोले बच्चों? क्यों भाई समझ में आई? कोई दिक्कत समस्या नहीं है? बोले सर कोई दिक्कत समस्या नहीं है सर, अच्छे समझ में आ गया। दोस्तों यही चीज आपको मिल जाएगी। 1/4 से लेके आएंगे मेंबर, 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और दोस्तों इनका समय कितना होगा? 5 साल का दोस्तों इनका समय होता है। अब दोस्तों आपके बाद इसके बाद अनुच्छेद 68 को देखते हैं। तो दोस्तों 68 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर उपराष्ट्रपति जी का पद यहां पर रिक्त हो जाता है तो यथाशीघ्र दोस्तों तत्काल प्रभाव से चुनाव करा लिए जाएं। जबकि दोस्तों राष्ट्रपति के मामले में क्या है कि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति थे वो तुरंत दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं?
जहां पर दोस्तों हम फटाफट से यथाशीघ्र चुनाव कराने की बात लिखने का काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर अनुच्छेद 69 आता है, जिसके अंदर आपको दोस्तों उपराष्ट्रपति जी के बारे में शपथ के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जी को इनके पद की शपथ कौन दिलवाएगा, तो कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को इनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे। जरा मुझे बताना, राष्ट्रपति जी को उनके पद की शपथ कौन दिलवाएगा? जल्दी से कमेंट करो बेटा। तुम्हें लग रहा होगा मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी बातें पूछूंगा तुमसे पिछली। जल्दी बोलो भाई। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि दोस्तों जो आपके राष्ट्रपति थे ना, इनको शपथ कौन दिलवा रहा था, तो दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इनको शपथ दिलवाने का काम कर रहे थे। जबकि दोस्तों उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवा रहा है, तो उपराष्ट्रपति जी को दोस्तों शपथ दिलवाने का काम राष्ट्रपति कर रहे हैं। आप सुनना ध्यान से मेरी बात। उपराष्ट्रपति को शपथ तो दिलवा रहे हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ दिलवा रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर दोस्तों मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? ये तो बात करी हमने अभी तक शपथ की कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये बताओ बेटा, ये उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? जल्दी से बोलो। हाँ भाई शिवम, क्या हुआ बेटा? जल्दी से बताओ शिवम बेटा, कहां पर शिवम हो रहे हो आजकल? आंसर बताओ। तुम्हारे थोड़े कमेंट भी ना मुझसे पीछे चलते हैं, स्पीड में बताया करो जो आंसर पूछा करें। बहुत बढ़िया हिमांशु पटेल, अमित कुमार, बहुत शानदार। तो दोस्तों यहां पर क्या है, ध्यान रखना कि जो आपके दोस्तों राष्ट्रपति है ना, जब बात करें ना दोस्तों रिजाइन की बात करें, जब इस्तीफा की बात करें, तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों आपका राष्ट्रपति को। मतलब ये एक दूसरे को ही लेने देने का काम कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना होगा तो राष्ट्रपति को थमा देंगे, और अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा तो वो दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति को थमा देंगे। ये बात थोड़ी सी क्या याद रखनी है, अपने दिमाग के अंदर रखनी होगी दोस्तों। ये आपका इस्तीफा से संबंधित प्रावधान हो गया। दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे, और दोस्तों हामिद अंसारी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए दोस्तों क्या बने, 2 कार्यकाल के लिए दोस्तों उपराष्ट्रपति चुने गए थे। कौन कौन? एक तो दोस्तों पहले ही उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हामिद अंसारी। ये 2 कार्यकाल के लिए दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। दोस्तों कृष्णकांत ऐसे व्यक्ति हुए जो भारत के उपराष्ट्रपति थे और जिनकी मृत्यु दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान हो गई। क्या? कृष्णकांत जी ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो सत्य भारत के उपराष्ट्रपति थे और अपने कार्यकाल के दौरान ही दोस्तों इनकी क्या हो गई थी, इनके दोस्तों यहां पर मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको ध्यान अपने दिमाग के अंदर रखनी होगी। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत समस्या है तो बोलो। हाँ भाई कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, सब कुछ चंगा है ना, बोलो। बेटा उपराष्ट्रपति का चुनाव मैंने बताया तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है, जो राष्ट्रपति वाली क्लास में मैंने आपको समझा रखा है। दूसरी बात, भाग कौन कौन लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं, मनोनीत निर्वाचित दोनों ही लेते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है बेटा साहनी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब वोट कौन डालता है? वोट डालते हैं दोस्तों आपके संसद के दोनों सदन के लोग। इकोनॉमिक्स करेंगे बेटा स्टार्ट। सुनो आगे बढ़ते हैं और इससे आगे दोस्तों शुरू करते हैं भारत के संविधान के दोस्तों कुछ
अन्य आर्टिकल जहां पर दोस्तों आप प्रधानमंत्री जी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? जहां पर दोस्तों आप प्रधानमंत्री जी के बारे में जानेंगे। सिंपल भाषा में पहले ये समझो कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं। सुनो, प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं पहले ये समझ लो, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से साथियों प्रधानमंत्री जी के बारे में सभी आर्टिकल बता दूंगा। ठीक है, पहले ये जानो प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं। दोस्तों देखो, ये समझो कि जब भी हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं तो दो चुनाव ऐसे होते हैं जिनमें जनता साथियों, हालांकि बहुत सारे चुनावों में जनता डायरेक्ट मत देती है, लेकिन दो चुनाव हमारे लिए ऐसे हैं जिनमें साथियों जनता इन्वॉल्व होती है। एक तो दोस्तों देखो लोकसभा के चुनाव। किसके? लोकसभा के चुनाव। इसमें दोस्तों आप वोट डालोगे। सुनना, मैं बहुत बेसिक समझा के चलूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं छोड़ूंगा। एक तो दोस्तों लोकसभा के चुनाव जिनमें आप वोट डालते हो, और जो भी आपके क्षेत्र से जीतेगा ना वो आके दोस्तों इस लोकसभा के अंदर बैठेगा और उसको आप अपनी भाषा में कहते हो सांसद। क्या कहते हो? उसे आप अपनी भाषा में कहते हो दोस्तों सांसद। यानी कि जो भी आपके क्षेत्र के सांसद महोदय होंगे वो दोस्तों लोकसभा में बैठ रहे होंगे। समझ में आई बात? बोले सर समझ में आई। सर एक होता है दोस्तों हमारे देश के अंदर राज्य की व्यवस्था में अगर हम देखें तो मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं, हालांकि इस पर हम आगे बात करेंगे। एक दोस्तों हमारा होता है राज्य के लिए विधानमंडल। विधानमंडल के भी साथियों अंग होते हैं, जैसे कि यहां पर राष्ट्रपति की जगह पर कौन आ जाएंगे? राज्यपाल आ जाएंगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक दोस्तों आपका यहां पर क्या आ जाएगा? विधान, शॉर्ट में लिख देता हूं विधान परिषद। ठीक है, और दोस्तों एक होगा आपका विधानसभा। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों आपसे कि आप जो वोट डालते हो ना, वो या तो साथियों आप वोट डालते हो इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए। या तो आप वोट डालते हो विधानसभा के सदस्यों के लिए, या आप वोट डालते हो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों के लिए। जनता जो भाग लेती है ना, दो जगह ही लोगों को भेजने के लिए लेती है। इस मामले में विधानसभा में या तो हम वोट मतलब विधानसभा के सदस्यों के लिए वोट डालते हैं, या हम लोकसभा के लोगों के लिए वोट डालते हैं। ना तो हमारा यहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट है राज्यसभा के मामले में, ना ही हमारा दोस्तों विधान परिषद में कोई इन्वॉल्वमेंट है। इनके लिए वोट कौन डालता है आगे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो यहां पर आकर बैठेगा व्यक्ति, जिसको हमने वोट दिया, वो व्यक्ति अगर यहां आके बैठेगा तो उसे हम कहेंगे अपने क्षेत्र का सांसद। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपने क्षेत्र का सांसद। बेटा साहनी आप वो प्रॉब्लम तो बताओ। सर उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कैसे होता है बेटा? ऐसे होता है। कैसे? ऐसे होता है। समझ में आ गया कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? एक ही कमेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कैसे होता है? गुलाबी रंग का होता है बेटा। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी उसमें बेटा? वो बात पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा ना। मैंने आपको दो बार तो बता दिया, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है, और राज्यसभा और लोकसभा के लोग वोट डालते हैं, और वोट का मतलब वोट होता है। तुम वो प्रॉब्लम पूछो ना कि प्रॉब्लम है क्या उस चीज में, कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, बस एक ही रट लगा रखी है। अब मैं क्या बताऊं, कलर बताऊं क्या उसका, कैसे कलर का होता है? वो प्रॉब्लम एग्जैक्ट बताओ ना कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं समझ ही पाऊंगा आपकी प्रॉब्लम को। तो दोस्तों जो यहां पर व्यक्ति आके बैठता है ना उसे सांसद कहते हैं, और दोस्तों जो यहां पर व्यक्ति आके बैठता है ना उसे विधायक कहते हैं। तो पहली बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि विधायक और सांसद में अंतर क्या होता है। दोस्तों विधायक जो आपके क्षेत्र का होगा वो दोस्तों विधानसभा में जाके बैठेगा, और जो आपके क्षेत्र का सांसद होगा ना वो लोकसभा में जाके बैठेगा। जो सांसद है वो देश के कानून में भाग लेगा। सांसद इसीलिए तो बड़ा कहते हैं भाई, सांसद जैसे जुगाड़ लगवा लेते हैं। जो सांसद होगा वो देश के कानून में भाग लेगा, जो विधायक होगा वो राज्य के कानून में भाग लेगा। बात समझ में आई? दोस्तों विधायकों की पावर होती है दोस्तों मुख्यमंत्री तक, सांसदों की पावर होती है दोस्तों प्रधानमंत्री तक। ऐसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहां जो व्यक्ति बैठता है वो विधायक होता है, और यहां जो व्यक्ति बैठता है वो आपका सांसद होता है। तो बेसिकली हम दो जगह पर पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, एक तो यहां विधायक बनाने में और दूसरे यहां सांसद बनाने में। दोस्तों कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ता, समझे? कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ता, वो दोस्तों चुनाव लड़ता है लोकसभा का।
जैसे नरेंद्र मोदी जी जो थे, ये दोस्तों वाराणसी से चुनाव लड़े, तो वाराणसी जब चुनाव लड़े तो दोस्तों ये क्या बनने के लिए गए वहां पर? दोस्तों ये यहां पर सांसद बनने के लिए गए। क्या बनने के लिए गए? सांसद बनने के लिए गए। अब जब ये सांसद का चुनाव जीत गए तो हर सीट से एक एक व्यक्ति लड़ रहा था उनकी पार्टी का, कुछ और पार्टी के भी लोग भी लड़ रहे थे। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए कि जब लोकसभा के चुनाव पूरे देश के अंदर होंगे तो हम ये देखेंगे कि निश्चित कोटा जीत के कौन सी पार्टी आई है, निश्चित कोटा जीत के कौन सी पार्टी आई है, हम उसी पार्टी को, हम नहीं मतलब राष्ट्रपति, उसी पार्टी के व्यक्ति से कहेंगे, उसी पार्टी से कहेंगे कि भाई तुम्हारी जो पार्टी है, मान लो बीजेपी सबसे ज्यादा सीट लेके आई लोकसभा के चुनाव में, मान लो बीजेपी लेके आई, तो राष्ट्रपति बीजेपी से कहेंगे भाई आपकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। तो आए सब यहां सांसद बन के ही है, सांसद बन के आए हैं, तो पार्टी क्या कह देगी, भाई हमारी तरफ से तो दोस्तों ये मोदी जी हैं, हमारी तरफ से तो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार। तो दोस्तों राष्ट्रपति मोदी जी को क्या दिलवा देंगे, राष्ट्रपति दोस्तों मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा देंगे, जबकि वो चुनाव किसका लड़के आए थे, एक सांसद काल बन के आए थे, एक सांसद का चुनाव जीत के आए थे, लोकसभा के सदस्य सांसद बन के दोस्तों वो बने थे। अब दोस्तों आपके दिमाग में बहुत सारी बातें बन सकती हैं। पहली बात जो मेरा डाउट है कि सर एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ कि अगर नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पार्टी तो दोस्तों बहुमत में आ गई लोकसभा के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव हार गए, तो क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मेरी बात समझना ध्यान से दोस्तों, पार्टी तो बहुमत में आ गई बीजेपी, लेकिन जहां से लोकसभा का चुनाव लड़के आ रहे थे ना, मोदी जी इसका सदस्य बन रहे थे ना लोकसभा का, वो चुनाव हार गए। तो क्या मोदी जी अब दोस्तों प्रधानमंत्री बन पाएंगे, जबकि वो खुद चुनाव हार गए, वो सदस्य ही नहीं बन पाए लोकसभा के? तो इस बात को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इस राउट को आगे लेने वाला हूं। तो प्रधानमंत्री बनता कैसे? प्रधानमंत्री दोस्तों बेसिकली हमने ये जाना कि प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ता है, फिर पार्टी दोस्तों जो बहुमत दल की पार्टी होती है वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को दोस्तों क्या बना देती है, प्रधानमंत्री यहां पर बना देने का काम करती है। और दोस्तों यही बात हमने यहां पर सीखी थी, यही बात दोस्तों हम कर रहे थे आपसे कि दोस्तों आखिरकार ये प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं, इस बात को मैं आपको बता के चल रहा था। तो हम क्या पढ़ने वाले थे, प्रधानमंत्री दोस्तों पढ़ने वाले थे। और प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों भारत के अंदर जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद दोस्तों शासन करने का काम करता है, विधि संसद बनाता है। संसद के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो संसद के अंदर जो हम कहें ना कि दोस्तों यहां पर जो नाम मात्र के प्रमुख है ना, जो नाम मात्र के प्रमुख है ना दोस्तों, जो नाम मात्र के प्रमुख है वो तो है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख जो माने जाते हैं ना दोस्तों, वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों भारत के अंदर राष्ट्रपति जी जो है ना वो तो सिर्फ कार्यपालिका के प्रमुख नाम मात्र के हैं, वास्तव में दोस्तों इनके शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करने का काम करते हैं। दोस्तों अब आपको आर्टिकल में 74 की तरफ लेके चल रहा हूं कि आर्टिकल 74 में लिखा क्या हुआ है कि राष्ट्रपति की सलाह पर दोस्तों एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रधान दोस्तों प्रधानमंत्री होंगे। क्या कहा? अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि दोस्तों राष्ट्रपति की सलाह के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और सच क्या होगा कि यही लोग पावरफुल होंगे। देखने में तो ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसके प्रधान दोस्तों प्रधानमंत्री होंगे। देखने में तो ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के अंडर काम कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि कार्यपालिका के प्रमुख जो माने जाते हैं दोस्तों नाम मात्र के राष्ट्रपति माने जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर मंत्री परिषद क्या होता है? सर प्रधानमंत्री तो आपने बता दिया किस तरह से बनता है, और प्रधानमंत्री तो हम देख भी लेते हैं आजकल नरेंद्र मोदी जी को फुल फॉर्म में।
तो मंत्री परिषद क्या होता है दोस्तों? मंत्री परिषद के अंदर क्या होता है ना दोस्तों, 3 तरह के मंत्री आते हैं। एक तो दोस्तों वे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा मंत्री परिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं। एक तो दोस्तों कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक दोस्तों आपके राज्य मंत्री होते हैं, और एक दोस्तों आपके उप मंत्री होते हैं। तो 3 तरह के मंत्री आपको मंत्री परिषद में देखने के लिए मिलते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। दोस्तों दरअसल है क्या कि ये वह मंत्री हैं, जैसे आपके रेल मंत्री हो गए, जैसे आपके साथियों रक्षा मंत्री हो गए, ये सब जो मंत्री होते हैं ना, तो ये सब इस मंत्री परिषद में ही आ जाते हैं। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जो सबसे विशेष, जैसे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, ये जो हो गए। या राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्रियों को दोस्तों मदद करने के लिए होते हैं। तो मंत्री परिषद क्या है दोस्तों, जितने भी मंत्री बनते हैं ना वो सब मंत्री परिषद के अंदर आ जाते हैं। और इनका प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों? इनके प्रमुख होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। ये बात अनुच्छेद 74 के अंदर लिखी हुई है। अनुच्छेद 75 में भी कुछ ऐसी बात लिखी हुई है कि दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करेंगे ना वो राष्ट्रपति करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुमत दल की पार्टी से पूछेंगे राष्ट्रपति कि कौन है तुम्हारी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो वो कहेंगे जी मोदी जी हैं। राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवा देते हैं। तो वही बात लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और दोस्तों अन्य मंत्री जो हुए, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, या फिर साथियों रेल मंत्री, अन्य मंत्री जो हुए, इन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति ही, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर ये साथियों इनकी नियुक्ति करेंगे। बहुमत दल की पार्टी कोई भी आई, पूछा भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एक व्यक्ति आगे कर दिया, मोदी जी कर दिए। मोदी जी को शपथ दिलवाएंगे दोस्तों राष्ट्रपति, और मोदी जी की सलाह पर, भाई मोदी जी तो बताएंगे इनको रेल मंत्री बनाओ, इनको शिक्षा मंत्री बनाओ, इनको फलाना मंत्री बनाओ, इनको ये मंत्री बनाओ। तो मोदी जी की सलाह पर अन्य मंत्रियों को साथियों नियुक्त कौन करेंगे? इनको भी दोस्तों अन्य मंत्रियों को नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। अब पता है समस्या क्या है? यहां पर एक दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब कभी कोई सरकार नहीं बन पाती पूर्ण बहुमत से, जब कुछ सीटें दोस्तों कम हो जाती हैं, तो क्या होता है, ऐसे निर्दलीय वगैरह लोग जो होते हैं उनको दोस्तों कोई भी पार्टी अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती है और कहती है तुम हमें समर्थन दे दो, हम तुम्हें अपनी सरकार में मंत्री बना देंगे। और मंत्री मतलब थोड़ा रौब आ जाता है, पैसा वगैरह आता है, हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे। तो भैया ऐसे तो भैया सबके सबको मंत्री बना देंगे मोदी जी, सब खुश हो जाएंगे। भाई मंत्री बनने के बाद थोड़ी सांसद की पावर बढ़ जाती है, आप सभी जानते हैं। सबको मंत्री बना देंगे, सब पावर में आ जाएंगे, सब खुश रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक व्यवस्था कर दी गई हमारे यहां पर, यह कह दिया गया कि दोस्तों आप मंत्री कितने लोगों को बनाओगे, तो जितनी भी दोस्तों आपकी लोकसभा के अंदर सदस्य हैं ना, उस लोकसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते। यानी कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के अंदर जो कुल सदस्य हैं ना उनका 15% से ज्यादा मंत्री मत बना देना। कभी तुम्हारी सरकार में एक तरफ से मंत्री 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 घूमे फिर रहे हैं, नहीं, 15%। अब जैसे आपने देखा होगा कि दोस्तों जो बीजेपी की सरकार बनी, तो जैसे साथियों नीतीश कुमार जी और जो कई लोगों ने साथियों इसमें गठबंधन करके सरकार बनाई थी, तो ऐसे तो साथियों सबको मंत्री पद मिल जाता। लेकिन व्यवस्था यह है कि लोकसभा के 15% से, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। तो एक सीमा नियुक्त कर दी गई है, नहीं तो सबको ले लेके मंत्री बना दो और मजे से अपनी सरकार चलाओ, है ना, ऐसे हो जाया करता। दोस्तों अगर हम बात करें, यही चीज इंग्लिश में भी साथियों मैंने आपको लिख दिया, और 2003 में साथियों 91वां संविधान संशोधन करके हमने 15% का साथियों कोटा यहां निश्चित करने का काम किया था। दोस्तों अब हम 75 का 2 अनुच्छेद देखेंगे। क्या देखेंगे? 75% का 2%। 75% अब मैं मैथ तुम्हें पढ़ाने लग जाता बेटा, अभी 75% पढ़ाने वाला था मैं तुमको। सर मेरे सांसद को भी मंत्री मिली है। हाँ मिल सकती है बेटा, वो कई बार क्या होता है मंत्रिमंडल भी तो चेंज होता है ना, कुछ समय के लिए किसी को बना लिया, फिर हटा के फिर और लोगों को बना दिया, तो ऐसे फिर सेवा दी जाती है। बीच में मंत्रिमंडल बदला भी तो जाता है ना। अपना झारखंड में 12%, तुम्हारा झारखंड के भारत से बाहर आता है क्या? यह बात हम सांसद की कर रहे हैं बेटा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा है, ठीक है बेटा। वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का काम करेगा तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करेगा, या उप सभापति भी होता है, तो उप सभापति भी वहां काम कर सकता है अगर वो चाहे तो।
क्लियर हुआ? हाँ, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 75 के 2 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के दोस्तों प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि दोस्तों उनके अनुसार जब तक वो चाहे, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के अनुसार दोस्तों काम करेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहे। प्रसाद पर्यंत दोस्तों ये आपके अनुच्छेद दोस्तों 75 के 2 में लिखा हुआ है। 75 के 3 में क्या व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन पर ना आप जितना वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सको उतना लगा लो। ये क्वेश्चन भर भर के पूछा है। सिंपल ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के, जो सबसे पहले आप लगाओगे, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के या राज्यसभा के। सिंपल कहना कि जो मंत्रिपरिषद है जो साथियों मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद पूछेगा तो आप प्रधानमंत्री सबसे पहले लगाओगे कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नहीं दोस्तों, मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है दोस्तों। जबकि व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत वाला आपसे नहीं पूछा जाता। यही पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन दोस्तों? आपका मंत्रिपरिषद। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी बन चुके हैं पेपर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों गलत मत करके आ जाना, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 75-4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इतनी बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट से डाउट पूछो। आकाश तुझे मैं नंबर दिलवाऊंगा बेटा, रुक जा, मैं नंबर दिलवाऊंगा तुझे। समझा नहीं बेटा? 4 सदस्य 1 सदस्य वाली बात क्या करो, एक बार दोबारा से कमेंट करना। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत सारे डाउट बनेंगे। जो अभी तो एक मैंने छोड़ दिया कि मोदी जी के हारने के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बन सकते हैं, कैसे बनेंगे अभी बताने वाला हूं आगे चल के। बन सकते हैं हारने के बाद भी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है ना? तो एक बार वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर दोगे, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बेटा ये थोड़ा क्लास में कंटिन्यू आया करो। आप कैसे प्यार मोहब्बत में कमी चल रही है बताओ? कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? बोलो। हाँ भाई, क्लास में डेली कैसे नहीं आते हो तुम? घर से पकड़ के लेके आया करूंगा, एक एक को कान पकड़ के ऐसे, चल क्लास में, चल क्लास में। जब आया करोगे तुम, मम्मी पापा ही मारेंगे पीछे से, दो इसको लेके जाओ क्लास से, पढ़ता नहीं है आजकल, नौकरी नहीं लगाएगा। 399 रुपए में दोस्तों आप हमारा जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो, जो साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पे चल रहा है। तो एएलपी टेक्नीशियन, जेई एनटीपीसी या किसी अन्य एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स साथियों सुशील यादव सर के द्वारा कंप्लीट जीके आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। ये साथियों साइंस मैग्नेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो। ये ट्रिक मैंने आपको कल भी बता दी थी। साथ के साथ दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोर्स है हमारा, इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन मिलेंगे, डेली लाइव क्लास होगी। 2024 के क्वेश्चन भी इसमें हम कराएंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों ही रहेंगे। बायलिंगुअल कंटेंट रहेगा दोस्तों, इसमें पीडीएफ और टेस्ट सीरीज दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी। टेस्ट सीरीज भी डल रही होंगी। जब कोर्स पे जाएंगे, कोर्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस का निर्माण बैच दिख जाएगा, जाके दोस्तों आप इसे बाय कर लेंगे। इस तरह से मेरा फोटो लगा हुआ आ जाएगा और आपका कोर्स ये एक्टिव हो जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। वीडियो को लाइक करके जाइएगा सभी के सभी बच्चे बेटा, और लव यू। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल दोस्तों।